वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। इन टुडेज वीडियो वी विल कवर द न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ट्यूटोरियल शीट 1। इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल शीट्स हैं 2, 3, 4, 5 सबको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जस्ट करना क्या है, एक बार सॉल्यूशन को समझना है अच्छे से, फिर एक बार खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड बाद में हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग प्रोटॉन नंबर 33 एंड न्यूट्रॉन 44। सो वॉल्यूम निकालना है बेसिकली न्यूक्लियाई का। सो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये फॉर्मूला हमने काफ़ी बार यूज़ किया है ना, अपने ग्रेजुएशन में, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन under the assumption that our nuclei is spherical in shape. Under the assumption that nucleus is spherical, but हमेशा हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल नहीं होता है। सिंस हम अपना न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट करके एक चीज़ होती है, वो डिसाइड करता है कि हमारी न्यूक्लियस की शेप क्या होगी। सो क्वाड्रुपोल मूवमेंट decides whether the nucleus is spherical or not. ठीक है, तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल है। यहाँ पे R क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R0 a पावर 1/3। यहाँ पे R0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फेम्टोमीटर एंड A क्या होता है, मास नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एटम है XZA, तो A क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो A हमारे पास सम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का। सो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में A कितना हो जाएगा, सिंपली 33 प्लस 44, सो 77। सो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू पॉइंट आप पुट करोगे 3.14 आर क्यूब। सो आर क्यूब कितना होगा, फर्स्ट R0 विच इज़ 1.2 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 इंटू A इज 77 10⁻⁻1/3 एंड इस क्वांटिटी का क्यूब, क्योंकि आर क्यूब है ना, तो आपको जब यहाँ से आप आर क्यूब इवेल्युएट करोगे तो कितना होगा, R0 क्यूब A सी। सो जब आप इस क्वांटिटी को सोल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फर्स्ट केस में 557.06 फेम्टोमीटर क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% ऑफ अ सैंपल ऑफ थोरियम टू डिसइंटीग्रेट। मतलब हमें टाइम निकालना है जब हमारे पास 10% सैंपल हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। ठीक है, सो बेसिकली हमें टी निकालना है। ओके, सो लेट्स से आफ्टर टाइम टी हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है वो कितने होंगे, 90% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लेट्स से इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास थोरियम के कितने थे, n0 थे। ठीक है, आफ्टर टाइम टी वो कितने बच गए, 90%। 90% मीन्स 0.90 ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि 10% क्या हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं।
सो हमारे पास आफ्टर टाइम टी कितने बचेंगे, 0.90 टाइम्स एन नॉट। एंड हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी, इसका फॉर्मूला कितना होता है, n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ठीक है, सभी को ये फॉर्मूला पता है, क्लास 12 से हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, ln2 डिवाइड बाई टी हाफ लाइफ ऑफ सैंपल, जो कि हमें गिवन है कितना, 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स। यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर लोगे, टी हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मैं रखता हूँ इसको 0.90 टाइम्स एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ln2 अपॉन, लैम्डा की मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, ln2 अपॉन टी हाफ कितना है, 1.4 इंटू 10⁻10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय टी। सो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल होगा। एक्सपोनेंशियल रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ लोगैरिथम लेंगे, एंड जब आप सोल्व करोगे सो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी टी की, सो आपके पास टी की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 2.12 इंटू 10⁻9 ईयर्स। ठीक है, ये आपके पास टी की वैल्यू आएगी यहाँ से। सो इतना टाइम लगेगा 10% ऑफ सैंपल ऑफ थोरियम को डिसइंटीग्रेट करने में। ठीक है, अगर आप उसके पास आपकी क्या हाफ लाइफ आपके पास है, तो आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो कि कितना टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। तो मैं एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a particle of rest mass m0 moves with 1/3 of speed of light. Calculate its momentum, kinetic energy and total energy. सो देखो, पार्टिकल की जो स्पीड हमें गिवन है वो कितनी है, वन थर्ड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो समहाउ इट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो हमारी पार्टिकल कैसा है, रिलेटिविस्टिक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। ये चीज़ हमें पक्का मतलब यहाँ से कंफर्म होगी कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए पहले हम मोमेंटम लिखते हैं। सो मोमेंटम कितना होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, P इज इक्वल टू गामा टाइम्स एम वी। ठीक है, जहाँ पे गामा क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, गामा इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, बीटा कितना होता है, v/c, सो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो यहाँ से जब आप v की वैल्यू रखोगे तो एक बार गामा कैलकुलेट कर लेते हैं, v कितना है, 1/3 ऑफ c, सो c स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3/√8, √8 इज 2 टाइम्स √2। सो हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई। गामा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3/2√2। मास, जो मास है पार्टिकल का वो m0 है, तो यहाँ पे आप रेस्ट मास यूज़ करते हैं, m0 टाइम्स v, एंड v कितना है, 1/3 ऑफ c। तो ये आपके पास क्या आ गया, सो m0, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m0c अपॉन 2√2। सो एक तो आपको ये कैलकुलेट करना था पार्टिकल का मोमेंटम। अब हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है E, वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी आएगी, m0 c स्क्वायर। ठीक है, एंड
जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, गामा टाइम्स m0 c स्क्वायर इज k प्लस m0 c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी, गामा -1, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, m0 c स्क्वायर। ठीक है, गामा की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है यहाँ पे 3/2√2, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसको 3/2√2 -1 इंटू m0 c स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, यहाँ तक इसको इतना ही रखेंगे। और टोटल एनर्जी मैंने बताई कितना होता है, टोटल एनर्जी इज सिंपली गामा टाइम्स m0 c स्क्वायर। सो गामा इज 3/2√2 m0 c स्क्वायर। सो ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी थी इस पार्टिकल के लिए, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सिंपल है, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एस्टिमेट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियन इन Pb82208। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ हमें उसका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दे रखा है। हमें पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसके न्यूक्लियंस की, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो यहाँ पे हम जो आइडिया यूज़ करेंगे, हमें पता है कि जो न्यूक्लियंस होते हैं वो कन्फाइंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता था कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता है हमें, तो अगर आप उसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, h/2 के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल। ठीक है, सो डेल्टा एक्स इज जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू r0 a⁻⁴। r0 की वैल्यू हमें पता है 1.2 फर्मी, e की वैल्यू हमें पता है 208। सो यहाँ से हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 7.1 फर्मी। ठीक, पहले हम अनसर्टेनिटी एक बार मोमेंटम निकाल लें, तो मोमेंटम को हमें काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना आता है। सो आइडिया आप समझ गए कि हमने क्यों ये फॉर्मूला यूज़ किया है, क्योंकि हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन पता होता है, तो हम वहाँ से काइनेटिक एनर्जी का निकाल लेंगे। ठीक है, सो डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास। सो यहाँ से हमारे डेल्टा पी कितना आएगा, सिंपली डेल्टा पी h/2 मल्टीप्लाई बाय 7.11 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको c से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो आपके पास ये एनर्जी की टर्म्स में आ जाएगा कितना, सो ये वैल्यू आएगी आपके पास 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV फेमटोमीटर। ठीक है, सो आपके पास डेल्टा पी आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है, p²/2m। यहाँ पे हमने c से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं करना है, सॉरी,
जस्ट आपको सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आपको डेल्टा पी टाइम्स सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। सो पी सी की वैल्यू मेरे को पता है, मास मेरे को पता है इसका, एंड सी की वैल्यू मेरे को पता है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मेरे को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो अगर मेरे को पी मिनिमम पता है जो कि यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है, सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी यहाँ से 0.102 MeV। तो ये कितनी आ गई, इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा देखो, मिनिमम कैसे आपको पता लगेगा, देखो हमने जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लिया है यहाँ पे डेल्टा एक्स, हमने उसको मैक्सिमम लिया है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है डेल्टा एक्स मैक्सिमम, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा डेल्टा पी कितना आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे हमने जो ये डेल्टा पी निकाला है ना, यहाँ पे ये मिनिमम था। एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब हमारे पास मिनिमम मोमेंटम होगा। यहाँ से हमने पीसी की वैल्यू निकाल ली, पीसी की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी मिनिमम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।